Welcome back all of you. I, Professor Swapnil Jadhav, welcome you all behalf of JK Shah classes in this revision series. In today's session, we are going to revise a very small topic, theory topic, that is nothing but return of income and उसके साथ PAN revise करने वाले हैं. सबसे पहले PAN की बात कर लेते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर. PAN, first of all, who should apply for PAN? कंपल्सरी किसको इसको PAN के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. तो एज पर सेक्शन 139A के हिसाब से एवरी पर्सन जिसका भी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है उसको PAN के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. बिकॉज इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है देन यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. विदाउट PAN नंबर हाउ कैन यू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. तो इसके लिए इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिस साल में आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस करती है नेक्स्ट ईयर के 31 मई के पहले क्या करना पड़ेगा, आपको PAN के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. देन अगर आप असेसी एज अ बिजनेस या प्रोफेशन में हो और आपका ग्रॉस रिसिप्ट या तो फिर टर्नओवर मोर देन 5 लाख रुपीस है तो भी आपको कंपलसरी PAN के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. जिस साल में आपका टर्नओवर 5 लाख रुपीस क्रॉस कर रहा है उसके एंड ऑफ द ईयर तक आपके पास PAN नंबर आ जाना चाहिए. फिर इसके बाद में कोई रेसिडेंट पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल जिसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंटर किए 2,50,000 या उससे ज्यादा. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि उसने कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज परचेस किए, तो वैसे वाले केसेस में भी जिस साल में परचेस किए 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर तक आपको क्या करना पड़ेगा, PAN के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. देन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर्स हो या तो फिर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हो या HF के कर्ता हो या चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है, तो मेरा प्रिंसिपल ऑफिसर AOP इसका नाम भी कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है, तो ये लोग इनके बिहाफ पे मतलब मेन पर्सन के बिहाफ पे रिटर्न वेरीफाई करते हैं, साइन करते हैं. सेक्शन 140 आगे हम लोग पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, जहां पे कंपनी के केसेस में मैनेजिंग डायरेक्टर को रिटर्न वेरीफाई करना पड़ता है, HF के केसेस में कर्ता को रिटर्न वेरीफाई करना पड़ता है, फिर इसके बाद में चैरिटेबल ट्रस्ट के केसेस में प्रिंसिपल ऑफिसर को रिटर्न वेरीफाई करना पड़ता है. तो वेरीफाई करने के लिए ऑब्वियसली PAN रहेगा तो ही तो रिटर्न वेरीफाई कर पाएंगे, तो इसके लिए इनको भी कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, PAN के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. फिर कोई भी पर्सन अगर 20 लाख या उससे ज्यादा अगर कैश डिपॉजिट कर रहा है बैंक अकाउंट में या 20 लाख या उससे ज्यादा कैश विड्रॉ कर रहा है या आपको कोई करंट अकाउंट ओपन करना है, कोई भी पर्सन आइदर 20 लाख या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट कर रहा है या कैश विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम वन और मोर बैंक या तो फिर नॉर्मली आपको करंट अकाउंट ओपन करना है, ये सब केसेस में आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, PAN के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. ना PAN जो आपने अप्लाई किया गाइस, ये PAN आप कहां पे कोड करोगे सर. PAN नंबर ले तो लिया लेकिन कहां कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस है जहां पे आपको कंपलसरी PAN नंबर कोड करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा. सो ऐसे ट्रांजैक्शन अगर बात करो तो आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेस कर रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू आपको कंपलसरी PAN नंबर मेंशन करना पड़ेगा. अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन कर रहे हो बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में तो वहां पे इन द फॉर्म ऑफ KYC आपके पास से PAN मांगा सर. फिर उसके बाद में अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन करना है तो वहां पे भी आपके पास से कंपलसरी PAN नंबर मांगा जाएगा. अगर आपको कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो वहां पे भी आपके पास कंपलसरी PAN नंबर कोड करना पड़ेगा. विदाउट PAN नंबर ये कोई भी ट्रांजेक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. फिर नेक्स्ट वाला, अगर तुम लोग होटल या रेस्टोरेंट में जा रहे हो वहां पे अगर आप बिल पे कर रहे हो, आप सपोज फ्रेंड के साथ होटल या रेस्टोरेंट में गए और वहां पे आपने जो बिल पे किया है वो बिल का पेमेंट का अमाउंट एट ए टाइम मोर देन 50,000 रुपीज है तो भी पेमेंट करते वक्त आपके पास से PAN का कॉपी मांगा जाएगा. फिर अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस किए हैं या तो फिर आपने कोई फॉरेन करेंसी परचेस किया उसका भी अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो वहां पे भी आपको PAN का कॉपी मांगा जाएगा. अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या तो फिर आप RBI के कोई बॉन्ड्स एक्वायर कर रहे हो, बैंक या तो फिर पोस्ट ऑफिस में आप क्या कर रहे हो, कोई FD बना रहे डिपॉजिट कर रहे हो या तो फिर नॉर्मली आप कोई डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर नॉर्मली बैंक या इसमें से परचेस कर रहे हो या एट ए टाइम LIC का प्रीमियम पे कर रहे हो, ये पूरे केसेस में अपना 50,000 रुपीज का थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है. 50,000 रुपीज से ज्यादा वैल्यू वाला अगर अमाउंट आप पे कर रहे हो एट ए टाइम तो वहां पे क्या किया जाएगा, आपको कॉपी ऑफ PAN फर्निश करना पड़ेगा. फिर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है गाइस, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेस या सेल कर रहे हो ऑफलाइन तो वहां पे अगर 1 लाख से ज्यादा है पर ट्रांजेक्शन तो वहां पे भी आपके पास एक कॉपी ऑफ PAN डिमांड किया जाएगा. अगर कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन में अगर वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अगर मोर देन 10 लाख रुपीस है तो भी आपके पास से क्या किया जाएगा, कॉपी ऑफ PAN डिमांड किया जाएगा. एंड अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेस करते हो जिसकी वैल्यू मोर देन 2 लाख रुपीस है तो वहां पे भी आपके पास से क्या किया जाएगा, PAN का कॉपी डिमांड किया जाएगा. कुछ यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशंस लिए, मतलब एग्जाम क्वेश्चन ये है, वहां पे पूछा है कि आपको PAN का कॉपी देना है कि नहीं देना है. सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2023 में आपने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किए थे, वहां पे आपको PAN नंबर कोड करना है कि नहीं करना है, यहाँ पे यस और नो में आपको आंसर देना है. ओपनिंग का करंट अकाउंट के केसेस में आपको कंपलसरी PAN नंबर देना पड़ेगा.
सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹1,50,000। मुझे बस सेल ऑफ शेयर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मतलब कैसे, ये अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स के केसेस में तुम लोग को मैंने बोला कि 1 लाख के ऊपर अगर पर ट्रांजेक्शन किया है तो वहां पे भी क्या करना पड़ेगा, आपको कंपलसरी कॉपी ऑफ पैन देना पड़ेगा। यहाँ पे आपने सेल किया है दैट इज 1,50,000 विच इज मोर देन 1 लाख है, मोर देन 1 लाख है, इसके से आपको कंपलसरी पैन का कॉपी देना पड़ेगा। परचेस ऑफ 2 व्हीलर मोटर व्हीकल ऑफ ₹1 लाख, यहाँ पे पैन का कॉपी देने की जरूरत नहीं है। मोटर कार अगर आप परचेस करते हो तो वैसे वाले केस में पैन देना है। मोटर व्हीकल अदर देन 2 व्हीलर होना चाहिए, मतलब अगर आप कार परचेस कर रहे हो कार, तो वहां पे तुम लोग को पैन का कॉपी देना है। 2 व्हीलर ऐसे कुछ परचेस किया रहेगा, बाइक परचेस किया रहेगा, तो वहां पे आपको पैन का कॉपी देने की जरूरत नहीं है। परचेस ऑफ प्रोफेशनल लैपटॉप 3 लाख रुपीज, कोई भी गुड्स आप परचेस कर रहे हो जिसकी वैल्यू मोर देन 2 लाख रुपीज है, तो वहां पे भी आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, कॉपी ऑफ पैन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप वैल्यू 3 लाख रुपीज है विच इज मोर देन 2 लाख रुपीज है, तो वहां पे भी आपको कंपलसरी कॉपी ऑफ पैन देना पड़ेगा। नाउ सर व्हाट इफ माइनर की बात करो तो याद करो क्लबिंग वाला प्रोविजन, माइनर की इनकम जो है वो किसके हाथ में क्लब होती है, पेरेंट, द पेरेंट हु इज हैविंग हायर इनकम। तो सर माइनर की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, जैसे बैंक में एफडी रखा हुआ है या डिविडेंड रखा हुआ है, तो वैसे वाले केसेस में पैन नंबर किसका दिया जाएगा, माइनर का दिया जाएगा या पेरेंट का दिया जाएगा। तो ऑफकोर्स इनकम जो वह पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होने वाली है, टीडीएस का क्रेडिट भी तो पेरेंट्स को मिलना चाहिए, तो इस रीजन की वजह से पैन नंबर जो है वह माइनर का नहीं, पेरेंट का पैन नंबर दिया जाएगा। जिनके भी हाथ में वो इनकम क्लब होने वाली है उस पेरेंट का क्या किया जाएगा, पैन नंबर दिया जाएगा। सर व्हाट इफ अगर किसी पर्सन के पास पैन नंबर ही नहीं है लेकिन ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने, ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने लेकिन उसके पास क्या नहीं है, पैन नंबर नहीं है, तो ऑन बिहाफ ऑफ पैन आप फॉर्म नंबर 60 के अंदर क्या कर सकते हो, डिक्लेरेशन दे सकते हो। जैसे एग्जांपल, किसी असेसी की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है लेकिन उसको 50,000 रुपीज का डीडी बनाना है या 50,000 रुपीज का एफडी बनाना है। अभी 50,000 से ज्यादा प्राइस वाला अगर तुम लोग एफडी या डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो तो बैंक वाले आपके पास एक कॉपी ऑफ पैन डिमांड करेंगे, लेकिन आपके पास पैन ही नहीं है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट लाइबल टू अप्लाई फॉर पैन। इन दैट केसेस आप फॉर्म नंबर 60 के अंदर क्या कर सकते हो, डिक्लेरेशन दे सकते हो, उसके बेसिस के ऊपर आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो। सर लेकिन अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा थी फिर भी आपने पैन के लिए अप्लाई नहीं किया और बाद में पकड़े गए, तो इन दैट केसेस आपके ऊपर 10,000 रुपीज तक का क्या कर सकते हैं, पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। सो इफ यू फेल टू कंप्लाई द प्रोविजंस ऑफ पैन एंड असेसमेंट के टाइम पे अगर आप पकड़े गए तो वो टाइम पे आपके पास से 10,000 रुपीज तक का पेनल्टी लेवी किया जा सकता है। देन वी हैव सेक्शन 139AA दैट इज रिलेटेड गाइस आधार नंबर। आधार नंबर आपको कंपलसरी कोट करना पड़ेगा। कौन से केसेस में? सबसे पहले तो जब भी आप पैन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कंपलसरी आधार नंबर कोड करना है। मतलब जिसके पास पहले से आधार है और वो लोग अभी नया पैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आधार पैन लिंकअप होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैन का जो आप एप्लीकेशन भरोगे तो पैन के एप्लीकेशन में आपको आधार नंबर कंपलसरी मेंशन करना पड़ेगा, सो दैट जब भी आपको पैन कार्ड अलॉट किया जाएगा तभी आधार नंबर के साथ लिंकअप होके आएगा। सेकंड, आप रिटर्न ऑफ इनकम जब भी फाइल करते हो तो रिटर्न ऑफ इनकम को अपलोड करते वक्त ओटीपी आता है। ओटीपी आपका जो आधार मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है ना उसी के ऊपर ओटीपी आता है। तो अगेन आपको रिटर्न फाइलिंग करते वक्त भी क्या करना पड़ेगा, आपका आधार नंबर मेंशन करना पड़ेगा। सर व्हाट इफ अगर किसी ने आधार के लिए अप्लाई किया अभी तक आधार नंबर अलॉट नहीं हुआ है तो आपके पास जो एनरोलमेंट आईडी है, एप्लीकेशन आईडी नंबर, वो तुम लोग क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। फिर इसके बाद में फर्स्ट आधार और पैन आपको पता रहेगा तो आधार पैन गवर्नमेंट 2017 से बोल रही है, 1 जुलाई 2017 से कि आपको आधार पैन लिंकअप करना है। ये ड्यू डेट एक्सटेंड होते गया था 2023 ये फर्दर एक्सटेंड किया था। आज की तारीख में भी तुम लोग ये कर सकते हो, लेकिन अगेन करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा ऑफ ₹1,000। मतलब आपको आधार पैन अगर आपने लिंकअप नहीं किया है तो वैसे वाले केसेस में आज की तारीख में भी कर सकते हो, लेकिन अगेन लिंकअप करवाते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पेनल्टी पे करना पड़ेगा ₹1,000 का। उसके बाद में आप आधार और पैन लिंकअप करवा सकते हो। मे बी फ्यूचर में अगर आपने आधार पैन लिंकअप नहीं किया तो आपका पैन नंबर जो वो क्या हो सकता है, इनऑपरेटिव हो सकता है। नाउ कुछ केसेस में ये सब आधार नंबर के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब वहां पे आपको आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी ये सब तुम लोग को लेने की जरूरत नहीं है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। जैसे कि अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो उनके केस में आधार नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, मतलब एज 80 एंड अबव है, या तो फिर आप अगर जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय या आसाम के सिटीजन हो तो उनके केसेस में भी आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, आधार नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप इंडिया के सिटीजन ही नहीं हो तो आधार नंबर मिलेगा ही नहीं। अगर आप रेसिडेंट ही नहीं हो इंडिया के तो भी आपको आधार नंबर के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन है, एज 80 एंड अबव है, तो उनको भी आधार नंबर के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर, आसाम या मेघालय के सिटीजन हो तो उन स्टेट के इंडियन गवर्नमेंट के साथ बेसिकली ट्रीटी साइन हुए थे। इसके वजह से उन लोगों के सिटीजन लोगों को क्या करने की जरूरत नहीं, बेसिकली आधार नंबर के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने एक्सेप्शंस रहेंगे जहां पे इन लोगों को आधार नंबर के लिए अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, नाउ बात करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम की गाइस। पैन और आधार के बाद रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 139(1). सबसे पहले तो हु शुड फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, किसको रिटर्न फाइल करना है? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो फ्लैट रेट असेसी है, जिनको स्लैब रेट नहीं फ्लैट रेट, जैसे कि कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, इनको कोई बेसिस एग्जम्पशन है ही नहीं, इनको कंपलसरी फ्लैट रेट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। 1 रुपए का भी इनकम का है तो भी सीधा 30% या 25% टैक्स देना पड़ता है। तो जो फ्लैट रेट असेसी है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, उनको तो कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरे वाले ऐसे वाले असेसी है जो स्लैब रेट वाले असेसी है, तो उनकी इनकम चेक करो, अगर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर कौन सी इनकम चेक करे, जीटीआई चेक करे या एनटीआई चेक करे? जैसे कि ग्रॉस टोटल इनकम जो असेसी की 6 लाख रुपीस है, चैप्टर 6A में 5 लाख रुपीस का बेसिक एग्जम्पशन है, मतलब 1 लाख रुपीस के एनटीआई है, तो एनटीआई 1 लाख रुपीस है, मतलब टैक्स लायबिलिटी तो नील है सर। तो सर रिटर्न फाइल करना है कि नहीं करना है? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं यस, अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपका रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी हो जाएगा। लेकिन सर एनटीआई के बेसिस के ऊपर चेक करना चाहिए, बिकॉज हम लोग टैक्स तो एनटीआई के ऊपर पे करते हैं, तो रिटर्न फाइलिंग के लिए जीटीआई क्यों बोला हुआ है? बिकॉज इंडिया में कितने ऐसे लोग होते हैं जो चैप्टर 6A के फेक डिडक्शंस लेते हैं। तो गवर्नमेंट को यह चेक करना है कि जो भी आपने चैप्टर 6A का डिडक्शन लिया है वो जेन्युइन है या नहीं है। कितने ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके बच्चे नहीं है फिर भी वो ट्यूशन फीस 80C का डिडक्शन लेते हैं। तो गवर्नमेंट को यह वेरीफाई करना है कि आप जो भी चैप्टर 6A में डिडक्शन क्लेम कर रहे हो वो जेन्युइन है या फेक है। अगर आप रिटर्न ही फाइल नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? इसके लिए गवर्नमेंट ने जानबूझ के एनटीआई को लिंकअप नहीं, किसके साथ लिंकअप किया? तुम लोग जीटीआई के साथ किया है। अभी जीटीआई में सर अज्यूम करो किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ग्रॉस एलटीसीजी सपोज 60 लाख रुपीस है, घर के साथ घर का नॉमिनी बेचा है, तो घर बेच के उसका ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 60 लाख रुपीस है। उसके बाद में उसने घर का पैसा घर में इन्वेस्टमेंट किया अंडर सेक्शन 54, नया घर जो लिया अज्यूम करो 58 लाख रुपीस का लिया है। अब जाना 58 लाख रुपीस और ग्रॉस एलटीसी दोनों में से विच इज लोअर, मतलब 58 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब कैपिटल गेन में 2 लाख रुपए इनकम एंड अदर इनकम अज्यूम करो 10,000 रुपए, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 2,10,000 रुपीस आ रही है। सर क्या ऐसे वाले एसएससी को रिटर्न फाइलिंग करना है? सर ग्रॉस टोटल इनकम तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन कहने से ये 54 में एग्जेम्पशन जो क्लेम किया है वो भी तो फेक एग्जेम्पशन हो सकते हैं। जो भी आप 54 में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो वो भी तो फेक हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ये भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट 54 के एग्जेम्पशन क्लेम करने के पहले की इनकम अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा तो भी रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी होगा। मतलब इस एग्जांपल में 54 एग्जेम्पशन से क्लेम करने के पहले की इनकम कितनी है? 60 लाख, विच इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो इस एग्जांपल में भी रिटर्न फाइलिंग क्या हो जाएगा? कंपल्सरी हो जाएगा। सो अदर असेसी जीटीआई बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन 54 के सारे एग्जेम्पशंस, 54 में जितने भी एग्जेम्पशंस है वो एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले की इनकम अगर आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो भी आपका रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी हो जाएगा। देखो मेजॉरिटी असेसी जो है वो यहां पे तुम लोग के ट्रैप हो जाएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा वाले। लेकिन फिर भी कोई इंडिया में ऐसे है जो दिखा रहे कि हम लोग तो 2,50,000 या 3 लाख रुपए से कम इनकम कमा रहे, लेकिन फॉरेन में हम लोग असेट लेके बैठे। फॉरेन में आपके पास कोई असेट है और आप इंडिया में बता रहे हो कि बेसिकली नहीं मेरी इनकम तो 2,50,000 या 3 लाख से कम है, तो हम आपको भी रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी किया जाएगा। मतलब कोई भी असेसी जिसका फॉरेन में क्या है असेट है या प्रॉपर्टी है, या फिर आपके पास कोई फॉरेन में प्रॉपर्टी जिसके आप बेनिफिशियल ओनर हो, तो वैसे वाले केसेस में आप क्या बन जाओगे? बेसिकली रिटर्न फाइलिंग करने के लिए कंपल्सरी लायबल हो जाओगे। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर आपके पास, मतलब गवर्नमेंट को यह जानना है कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम टू एक्वायर असेट आउटसाइड इंडिया। इंडिया में तो तुम लोग दिखा रहे हो कि गरीब हो, फिर फॉरेन में असेट लेने के लिए पैसे कहां से आए? तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। सेम लॉजिक फॉर यहां पे भी फाइनेंस एक्ट 2019 में कुछ क्राइटेरिया देते कि अभी तू कैश डिपॉजिट कर रहा है, कितना 1 करोड़ या उससे ज्यादा अगर तुम लोग क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहे हो अमाउंट करंट अकाउंट के अंदर, या तो फिर 50 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे सेविंग अकाउंट के अंदर। मतलब इमेजिन करो 1 करोड़ के ऊपर अगर पैसा डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट, या 50 लाख से ज्यादा पैसा डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट, फिर भी तुम लोग बोल रहे हो कि इनकम बेसिक लिमिट से कम है। गवर्नमेंट को यह डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और मतलब फिर वैसे वाले किसमें जरा रिटर्न फाइल कर, जरा देखने दे कितना रुपीस का इनकम है, आपका भी रिटर्न फाइलिंग क्या हो जाएगा? कंपल्सरी हो जाएगा। या तो फिर आप फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस कर रहे हो 2 लाख से ज्यादा, मतलब आप घूमने गए फॉरेन ट्रैवल, या तो फिर आपने किसी और को घूमने के लिए भेजा, पूरा खर्चा तुम लोग उठा रहे हो, तो वैसे वाले केसेस में
2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस खर्चा किया है तो भी आपका रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी हो जाएगा। सी बेटा ये सब केसेस में जो डिस्कस कर रहा हूं जहां पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम इनकम है, बिकॉज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम होगा तो आप ऊपर ही कवर किए जाएंगे, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे केसेस जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग जहां पे आप ये दिखा रहे गवर्नमेंट को मैं तो गरीब हूं, मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन फिर भी ये फॉरेन ट्रैवल के लिए 2 लाख से ज्यादा खर्चा, करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिट कर रहे हो, सेविंग अकाउंट के अंदर 50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट कर रहे हो, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे खर्चा जो कर रहे हो वो 1 लाख से ज्यादा खर्चा कर रहे हो। मतलब अपना घर का या किधर का भी नॉर्मली आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा पे कर रहे हो, मतलब एक लैविश लाइफ लीड कर रहे हो, फिर भी आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि नहीं मेरी इनकम तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो वहां पे भी आपका रिटर्न फाइलिंग क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। प्लस सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ एडिशनल केसेस बोले थे जहां पे रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी है, जैसे कि आपका टोटल सेल्स का टर्नओवर अगर 60 लाख से ज्यादा है, या ग्रॉस रिसिप्ट अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है, बिजनेस है तो बिजनेस के केसेस में टर्नओवर मोर देन 60 लाख से, या प्रोफेशन या सर्विस इंडस्ट्री में हो तो ग्रॉस रिसिप्ट अगर 10 लाख से ज्यादा है तो भी आपका रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी हो जाएगा। या तो फिर टीडीएस या टीसीएस आपका डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है 25,000 या उससे ज्यादा, या रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के केसेस में 50,000 या उससे ज्यादा टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हुआ है, तो इन दैट केसेस भी इनका रिटर्न फाइलिंग क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। तो फिर से बोलता मैंने क्या क्या बोला, हु शुड फाइल कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम गाइस, पहले तो कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म इनको तो कंपल्सरी फाइल करना है। व्हेन आई से फर्म इंक्लूड एलएलपी आल्सो। अदर असेसी की अगर बात करो तो इनका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन 54, तो इनका रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी होगा। लेकिन अदर असेसी को फंसाने के लिए, क्योंकि लोग क्या करते थे अपनी इनकम जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से जानबूझ के कम दिखाते थे, इसके लिए गवर्नमेंट ने बाकी लोगों को फंसाने के लिए एडिशनल क्राइटेरिया भी रखे हुए हैं। जैसे कि अगर आप कैश डिपॉजिट करो करंट अकाउंट में मोर देन 1 CR है, या सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया 50 लाख से ज्यादा है, या तो फिर आपका बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 60 लाख है, या प्रोफेशन में आपका ग्रॉस रिसिप्ट मोर देन 10 लाख रुपीस है, टीडीएस या टीसीएस आपका डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है 25,000 या उससे ज्यादा है, या रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के केसेस में 50,000 या उससे ज्यादा है, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस आप खर्चा कर रहे हो 2 लाख से ज्यादा, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस आपने खर्चा किया 1 लाख रुपए से ज्यादा, किधर भी एक भी क्राइटेरिया में अगर आप फिट हो गए तो आपका रिटर्न फाइलिंग क्या हो जाएगा, इस कंपल्सरी हो जाएगा। नाउ सर इन लोग को फाइल करना है, कभी फाइल करना है सर, व्हेन टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, तो जनरली ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई होता है। लेकिन अगर आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन प्रोविजन एप्लीकेबल है, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है, मतलब आपका कोई फॉरेन के अंदर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है जिसके आपके इंडिया के साथ क्या हुए ट्रांजैक्शंस हुए, तो वैसे वाले केसेस में ऑब्वियसली आपका जो ड्यू डेट है वो सीए का रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 92E के हिसाब से। इसके लिए ड्यू डेट बन जाएगा 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। एंड अगर आप कैप वाले असेसी हो, कैप वाले मतलब सी स्टैंड्स फॉर कंपनी। अभी कंपनी केसेस में एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्टैट ऑडिट होता है। ए स्टैंड्स फॉर ऑडिट असेसी, मतलब इनकम टैक्स का ऑडिट सेक्शन 44 AB के अंदर होता है, जिसका टर्नओवर मोर देन 1 CR, या तो फिर नॉर्मली अपना ग्रॉस एसेट मोर देन 50 लाख, उनको कंपल्सरी टैक्स ऑडिट करना पड़ता है। एंड पी स्टैंड्स फॉर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने वाला है। फिर से बोलता कैप असेसी मतलब कौन कौन बोला, कंपनी, ए मतलब ऑडिट असेसी, एंड पी मतलब पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने वाला है। ये कैप असेसी का ड्यू डेट जो है बेटा वो 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर होगा। जैसे कि एग्जांपल मेसर्स एबीसी पार्टनरशिप फर्म है जिनका टर्नओवर अज्यूम करो 6 करोड़ रुपीस है। अब 6 करोड़ रुपीस है मतलब कैसे पार्टनरशिप फर्म को टैक्स रेट एप्लीकेबल है, तो फर्म का ड्यू डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर। अभी फर्म पार्टनर को क्या क्या पे करेगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट के ऊपर तो फर्म ने टैक्स पे किया रहेगा, लेकिन कैसे रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनर के लिए इनकम है। पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर के हाथ में वो टैक्सेबल होने वाला है। तो पार्टनर 31 जुलाई को रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते क्योंकि फर्म के एक्सपेंसेस ही फाइनलाइज 31 अक्टूबर को हो रहे हैं। तो पार्टनर कैसे टैक्स पे कर सकते हैं 31 जुलाई को? इसके लिए बोला कि पार्टनर का ड्यू डेट भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 31 अक्टूबर हो जाएगा। मतलब आप किसी ऐसे फर्म के पार्टनर हो जिसको टैक्स रेट एप्लीकेबल हुआ है, अगर फर्म का ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो पार्टनर का ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर होगा। लेकिन सर अगर पार्टनरशिप फर्म का टर्नओवर 30 लाख रुपीस है तो फर्म का टर्नओवर 30 लाख है मतलब टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है, तो फर्म का ड्यू डेट 31 जुलाई हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पार्टनर का ड्यू डेट भी बाय डिफॉल्ट 31 जुलाई हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट पार्टनर का ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज डिपेंड अपॉन फर्म का ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर फर्म को टैक्स रेट एप्लीकेबल है,
फर्म का ड्यू डेट अगर 31 अक्टूबर हो गया तो पार्टनर का ड्यू डेट भी बाय डिफॉल्ट 31 अक्टूबर बनेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म का ड्यू डेट अगर 31 जुलाई है तो बाय डिफॉल्ट पार्टनर का ड्यू डेट भी क्या बन जाएगा, 31 जुलाई बन जाएगा। आई एम अज्यूमिंग दैट उस पार्टनर को और कोई एडिशनल इनकम नहीं है। अगर कोई एडिशनल इनकम है, उसका कोई और पर्सनल बिजनेस भी है, उसको टैक्स रेट एप्लीकेबल है, तो वहां पे आपको फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे। बट जनरली अगर आप सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में एज एक ही पार्टनर हो तो वैसे वाले केसेस में फर्म को अगर टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है तो उसका डेट 31 जुलाई, तो पार्टनर का डेट भी बाय डिफॉल्ट 31 जुलाई हो जाएगा। नाउ हाउ टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, ऑफ कोर्स ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। सर अभी सेक्शन 139(1) में बोला हुआ है कि अगर मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा तो मेरी रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। व्हाट इफ सर मेरे को लॉस हुआ तो? अगर मेरे को लॉस हुआ तो रिटर्न फाइलिंग करना है कि नहीं करना है? देख, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का तो सवाल ही नहीं आता, बिकॉज इनको तो कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग बोला हुआ है। अदर एसएससी में बोला कि इनकी ग्रॉस रिटर्न इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी। सर मतलब लॉस हुआ तो रिटर्न फाइल करना नहीं है क्या? सेक्शन के हिसाब से नहीं करना है, बट इफ यू रिमेंबर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस वाला प्रोविजन, अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो उस लॉस का रिटर्न आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करना पड़ेगा, तो ही उस लॉस को तुम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सेक्शन 139(1) के हिसाब से लॉस वाला रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 139(1) खुद बोलता है कि ग्रॉस रिटर्न इनकम से ऊपर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है तो ही रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। लेकिन सर अगर लॉस वाला सिचुएशन है तो कैरी फॉरवर्ड वाला प्रोविजन बोलता है सेक्शन 80 कि अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो उस लॉस का रिटर्न क्या करना पड़ेगा, आपको बिफोर डेट फाइल करना पड़ेगा। लेकिन उसमें दो एक्सेप्शन है, पहला वाला हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड दूसरा वाला दैट इज रिबट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है वो तुम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इवन उस लॉस का रिटर्न आप आफ्टर ड्यू डेट फाइल करो तो भी। बाकी वाले जो लॉसेस है लाइक पीजीबीपी लॉस हो गया या तो फिर नॉर्मल स्पेकुलेशन लॉस हो गया, ओएमआर लॉस हो गया, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस हो गया, इफ यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड दैट लॉस यू हैव टू एंश्योर दैट उस लॉस का रिटर्न ऑन और बिफोर डेट फाइल होना चाहिए। लेकिन दो एक्सेप्शन रहेंगे, हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड यूएडी दैट इज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये दो लॉसेस इवन उस लॉस का रिटर्न आप आफ्टर ड्यू डेट भी फाइल करते हो तो भी उस लॉस को तुम लोग क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये तो अपना सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। फिर 139 सबसेक्शन 4 दैट इज बिलेटेड रिटर्न। मतलब सर व्हाट इफ अगर मैं ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल नहीं कर पाया तो मैं ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करूंगा। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि 18, 19 या 17, 18 का रिटर्न मुझे अभी फाइल करने देंगे। बिलेटेड रिटर्न में भी गवर्नमेंट ने एक सब्जेक्ट टू टाइम लिमिट रखा हुआ है, जैसे कैसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है वैसे सेम में बिलेटेड रिटर्न भी तुम लोग फाइल कर सकते हो। सर अज्यूम करो मेरे को रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो था वो 31 जुलाई था। 31 जुलाई के बाद मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया 31 जुलाई के पहले, तो मैं बाद में कब तक फाइल कर सकता हूं? तो लॉ मेकर बोलते हैं जब भी आपका असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है उसके 3 मंथ्स बिफोर तुम लोग रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब असेसमेंट ईयर कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च को, 31 मार्च के 3 मंथ्स बिफोर मतलब 31 दिसंबर, मतलब जुलाई के अंदर अगर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टिल 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली 31 जुलाई का टाइम लिमिट खत्म हुआ था, आज 12 अगस्त डेट है, तो ना 12 अगस्त को मैं अगर रिटर्न फाइल करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। आंसर इज यस, दिसंबर के पहले जब भी चाहिए तभी तुम लोग 23, 24 का क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन उसके पहले ही अगर ऑफिसर ने आपका असेसमेंट कर दिया तो सर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपके रिटर्न की वेट की, लेकिन ऑफिसर ने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल था उसी के बेसिस के ऊपर आपका असेसमेंट निपटा दिया, असेसमेंट कंप्लीट कर दिया। अभी असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद क्या आप रिटर्न फाइल कर सकते हो? आंसर इज नो सर। इसके लिए अपना टाइम लिमिट क्या रहेगा गाइस? 3 मंथ्स प्रायर टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय ऑफिसर, दोनों में से क्या होगा? विच वन इज अर्लियर? सी प्रैक्टिकल लाइफ में ऑफिसर इतना जल्दी असेसमेंट नहीं करते, लेकिन अज्यूम करो आपका नसीब खराब था, इमीडिएटली आपका केस ओपन किया असेसमेंट के लिए, तो वैसे वाले केसेस में ऑफिसर ने अगर ऑलरेडी असेसमेंट कर दिया होगा उसके बाद में आप क्या नहीं कर सकते, रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्वियसली असेसिंग ऑफिसर जब भी आपका असेसमेंट कर रहा है तभी आपको प्रॉपर्ली नोटिस से सर्व किए जाएंगे, उसके पहले पॉसिबल है तो रिटर्न फाइल कर लेना, उसके बाद में उसने ऑर्डर पास किया उसके बाद में तुम लोग क्या नहीं कर सकते, रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। बिकॉज उसके बाद में अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके ऑफिसर के ऑर्डर के साथ मे बी वो रिटर्न का इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है। इसके से गवर्नमेंट ने बोला विच इज अर्लियर बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो। नाउ रिटर्न लेट फाइल कर रहा हो तो गवर्नमेंट को टैक्स भी तो लेट मिलेगा, तो बिकॉज ऑफ डिले इन रिसिप्ट ऑफ टैक्स आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% पर मंथ के हिसाब से, अंडर सेक्शन 234A के हिसाब से। बिकॉज ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न गवर्नमेंट को टैक्स भी तो लेट मिलेगा,
तो वैसे वाले केसेस में जितना भी पीरियड डिले हो रहा है उसका 1% पर मंथ और पार्ट के हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब सर जुलाई का रिटर्न का ड्यू डेट था, मैंने 15 अगस्त को रिटर्न फाइल किया, 15 दिन का डिले हुआ है, तो यहां पे सीधा 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बिकॉज पार्ट लिखा है तो यहां पे डेज के हिसाब से नहीं, पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी कंसीडर्ड एज फुल मंथ। इवन एक दिन का भी डिले हुआ, सर 31 जुलाई का ड्यू डेट था, मैं तो 1 अगस्त को रिटर्न फाइल किया, 1 अगस्त को एक ही दिन का डिले हुआ है, तो भी वो पूरे 1 मंथ का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% के हिसाब से। लेकिन सर अगर मैं इंटरेस्ट 25 जुलाई को अगर मैं टैक्स पे कर दूं और मैं रिटर्न 10 अगस्त को फाइल कर रहा हूं, ये है तो बिल लेटर रिटर्न, लेकिन कैसे, जितना टैक्स था वो ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तो वैसे वाले केसेस में कोई सेक्शन 234A का इंटरेस्ट नहीं आएगा। बिकॉज इंटरेस्ट जो वो किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, टैक्स अमाउंट के ऊपर। अगर टैक्स ही आपका आउटस्टैंडिंग नहीं है तो आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा, लेकिन पेनल्टी आएगा। अभी पेनल्टी सेक्शन 234F बोलता है कि अगर आपका इनकम 5 लाख के अंदर है तो आप गरीब एसएससी हो, आपको सिर्फ 1000 रुपीज का पेनल्टी पे करना है। लेकिन 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपीज का पेनल्टी देना पड़ेगा। मतलब अमाउंट ऑफ पेनल्टी 1000 और 5000 दैट डिपेंड्स अपॉन योर अमाउंट ऑफ इनकम। इनकम अगर अप टू 5 लाख रुपीज है देन पेनल्टी अमाउंट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000, एंड इफ योर इनकम इज मोर देन 5 लाख देन आपका क्वांटम ऑफ पेनल्टी 5000 रुपीज होगा। अभी सर मैं अगर रिटर्न लेट फाइल कर रहा हूं, टैक्स भी गवर्नमेंट को लेट पे कर रहा हूं, तो मुझे 234A का भी इंटरेस्ट रहेगा एज वेल एज पेनल्टी भी रहेगा। सर अगर मैंने टैक्स पहले पे कर दिया है और अगर मैं रिटर्न लेट फाइल कर रहा हूं तो टैक्स पहले पूरा पे कर दिया था तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन पेनल्टी जरूर आएगा। सर अगर मैं अच्छे बच्चे की तरह टैक्स भी पहले पे कर रहा हूं, रिटर्न भी पहले फाइल कर रहा हूं, तो ना इंटरेस्ट आएगा ना पेनल्टी आएगा। और बिल लेटर रिटर्न फाइल करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मुझे बोलना। अगर कोई पूछे आपको कि मैं अगर रिटर्न लेट फाइल करता हूं तो इसे मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, पहला आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आई एम अज्यूमिंग दैट आपने टैक्स पे नहीं किया है। दूसरा आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा सेक्शन 234F के हिसाब से। एंड तीसरा आप लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो वो लेट रिटर्न के लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन 2 एक्सेप्शन रहेंगे लॉसेस में, एक था HP मतलब हाउस प्रॉपर्टी एंड दूसरा वाला अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये था अपना सेशन 139(4) गाइस। 139(5) सर मैंने रिटर्न फाइल किया, उस रिटर्न के अंदर कुछ मिस्टेक्स हुए, जैसे एग्जांपल सर मैं चैप्टर 6 से का डिडक्शन क्लेम करना भूल गया हूं, या कुछ एक्सपेंसेस का बेनिफिट लेना भूल गया हूं, तो अभी मैं ऑलरेडी रिटर्न जो फाइल किया था उसमें मैं चेंजेस करना चाहता हूं, तो वैसे वाले केसेस में आप कौन सा रिटर्न फाइल कर सकते हो, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। रिवाइज रिटर्न जो है गवर्नमेंट बता आप फाइल कर सकते हो सब्जेक्ट टू सेम टाइम लिमिट जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा था सेक्शन 139(4) के अंदर। मतलब 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, दोनों में से विच इज अर्लियर। देखो ऑफिसर का ऑर्डर पास होने के बाद तुम लोग रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकता, ये तो ऐसी बात हुई जैसे एग्जांपल आपने कुछ इनकम डिस्क्लोज नहीं किया था, इनकम डिस्क्लोज नहीं किया था, ऑफिसर ने वो इनकम पकड़ी, आपको इन्फॉर्म की, अभी वो ऑर्डर पास कर रहा है, ऑर्डर पास करने के टाइम पे आपको पेनल्टी भी चार्ज कर रहा है। इसके डर के वजह से आप क्या कर रहे हैं, पहले रिटर्न फाइल कर रहे हो और वो इनकम को डिस्क्लोज कर रहे हो जो अनडिस्क्लोज इनकम थी, सो दैट आप ऑफिसर के ऑर्डर के साथ मैच कर पाओ और पेनल्टी सेव कर पाओ। तो इसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली आपका एक बार ऑफिसर का ऑर्डर पास हो गया उसके बाद में तुम लोग क्या नहीं कर सकते, बेसिकली रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। मतलब 3 मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, दोनों में से विचएवर इज अर्लियर डेट पे आप क्या कर सकते हो, रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। सर मैंने एक बार रिटर्न को रिवाइज किया, उसके बाद में फिर से पता चला कि और एक मिस्टेक हुआ है, क्या फिर से उसको मैं फर्दर रिवाइज कर सकता हूं? आंसर इज यस। प्रोविजन बोलता है जितनी बार चाहिए उतनी बार तुम लोग रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, तो रिवाइज रिटर्न कैन बी फर्दर रिवाइज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने रिटर्न ऑलरेडी लेट फाइल किया था, उसमें भी मैं बोल रहा हूं कि गलती से मिस्टेक हो गया, क्या उसको भी मैं रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूं? आंसर इज यस। इवन बी लेटर रिटर्न भी आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। सो मैंने क्या बोला रिवाइज रिटर्न के बारे में, अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया उसमें कुछ एरर्स है, ओमिशन है, तो वैसे वाले एरर्स या ओमिशन आप क्या कर सकते हो, रिवाइज रिटर्न के थ्रू चेंजेस कर सकते हो। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न? दैट इज अबाउट 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, या तो फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, दोनों में से विच इज अर्लियर लिया जाएगा। फिर इसके बाद में क्या रिवाइज रिटर्न को फर्दर रिवाइज किया जा सकता है? आंसर इज यस, जितनी बार चाहिए उतनी बार रिवाइज कर सकते हो सब्जेक्ट टू दिस टाइम लिमिट। सर क्या मैं बी लेटर रिटर्न को भी रिवाइज कर सकता हूं? आंसर इज यस। इवन आपने रिटर्न लेट भी फाइल किया है तो भी वो लेट रिटर्न को भी आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ये था अपना सेशन 139 सबसेशन 5 गाइस। अच्छा, रिवाइज रिटर्न सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल रिटर्न मतलब क्या है? एक बार आपने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया तो ऑब्वियसली वो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था वो स्क्रैप होके अभी आपका रिवाइज रिटर्न ही अपडेट रिटर्न माना जाएगा।
मतलब क्या आपका जो असेसमेंट होगा वो असेसमेंट ओरिजिनल रिटर्न के हिसाब से होगा या रिवाइज रिटर्न के हिसाब से? आंसर इज रिवाइज रिटर्न के हिसाब से। एक बार आपने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया तो इट विल बी सब्स्टिट्यूट योर ओरिजिनल रिटर्न। मतलब जब भी ऑफिसर आपका असेसमेंट करेगा वो रिवाइज रिटर्न के बेसिस के ऊपर करेगा, ना कि ओरिजिनल रिटर्न के बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट वाला सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 दैट इज डिफेक्टिव रिटर्न। मतलब रिटर्न में कुछ मिस्टेक्स हुए, जैसे एग्जांपल रिटर्न में कुछ फॉर्म्स होते हैं, आईटीआरस होते हैं, आईटीआर 1 2 3 4 5 से कुछ आईटीआरस होते हैं। अगर आपने प्रॉपर फॉर्म में आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपका रिटर्न में भी डिफेक्टिव हो सकता है। या तो फिर जो आईटीआर के जो अनेक्सर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, जो रिक्वायर इंफॉर्मेशन है, वो अगर आपने प्रॉपरली फिल नहीं किया है तो भी आपका रिटर्न क्या बन सकता है? डिफेक्टिव बन सकता है। आज के प्रैक्टिकल लाइफ में रिटर्न डिफेक्टिव बनने के पीछे यही रीजन हो सकते हैं कि आइदर आपने प्रॉपर फॉर्म में आईटीआर फाइल नहीं किया है, या तो फिर आपने जो आईटीआर में फॉर्म्स है, अनेक्सर्स है, कॉलम्स है, वो प्रॉपरली फिल नहीं किए, तो मे बी आपका रिटर्न जो वो क्या हो सकता है? डिफेक्टिव हो सकता है। लेकिन पुराने एक्ट के हिसाब से, मतलब जब 1961 में जब नया नया एक्ट आया था तो वो टाइम पे तो ऑब्वियसली फिजिकल रिटर्न, पेपर रिटर्न्स भी फाइल होते थे। तो पेपर रिटर्न्स फाइल होते थे तो वो टाइम पे रिटर्न के साथ साथ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, सीए का ऑडिट रिपोर्ट, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सब रिटर्न के साथ अटैच करना पड़ता था और उसके बेसिस के ऊपर ऑफिसर को सबमिट करना पड़ता था। आज के तारीख में ये सब बोलते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आज की तारीख में पेपरलेस रिटर्न फाइल होते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जब ये फिजिकल रिटर्न फाइल होते थे तभी ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते थे। तो वो वाला कंटेंट भी अपने ये सेक्शन के अंदर कवर किया गया है कि प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अगर अटैच नहीं किया है, या तो फिर 44AB में सीए का ऑडिट टैक्स रिपोर्ट आपने सबमिट नहीं किया है, तो ये सब केसेस में आपका जो रिटर्न है वो क्या बन जाएगा? डिफेक्टिव बन जाएगा। अभी सर डिफेक्टिव बन गया मतलब क्या मेरा रिटर्न सीधा रिजेक्ट किया जाएगा? आंसर इज नो। जो भी नेचर ऑफ डिफेक्ट है वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा और आपको 15 डेज का टाइम लिमिट दिया जाएगा टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। अगर आपने 15 डेज या तो फिर मे बी जो टाइम लिमिट एक्सटेंड किया ऑफिसर ने, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो आपने वो डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया, तो आपका रिटर्न क्या बन जाएगा? इनवैलिड। व्हेन आई से इनवैलिड मतलब इट इज एज गुड एज नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इसका मतलब जो भी पेनल्टी कॉन्सिक्वेंसेस है सेक्शन 234F वाले 5000 या 1000 वो सब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो भला इसी में 15 डेज या एक्सटेंड टाइम लिमिट जो भी मिलता है उसके अंदर वो डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर लेना, अदरवाइज आपका रिटर्न एज गुड एज इनवैलिड रिटर्न माना जाएगा। मतलब अज्यूम किया जाएगा कि आपका रिटर्न फाइल हुआ ही नहीं है एंड जो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के कॉन्सिक्वेंसेस है वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस असेसी को फेस करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन 140 है अपडेट रिटर्न, बाद में डिस्कस करता हूं। पहले 140 देखते हैं, साइनिंग ऑफ रिटर्न, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। मतलब इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू टारगेट कर सकते हैं कि रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा। मैंने बोला था ना आपका रिटर्न अपलोड होने के टाइम पे आपको आधार नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप पंच करोगे, मतलब रिटर्न को वेरीफाई कर रहे हो। कौन करेगा सर? इंडिविजुअल के केसेस में खुद ही करेगा। लेकिन सर व्हाट इफ अगर वो इंडिया में है ही नहीं, या तो फिर मेंटली वो हैंडीकैप है, इनसेन पर्सन है, तो वैसे वाले केसेस में कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन जो है उसके भी आप क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकता है। एचएफ के केसेस में कौन करेगा? कर्ता। लेकिन अगर कर्ता इंडिया में प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी एडल्ट मेंबर जो है वो क्या कर सकता है? एचएफ का रिटर्न वेरीफाई कर सकता है। कंपनी के केसेस में कौन करेगा? एमडी। लेकिन अगर कोई एमडी डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो वैसे वाले केसेस में कोई भी डायरेक्टर कंपनी का रिटर्न वेरीफाई कर सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म के केसेस में मैनेजिंग पार्टनर करेगा। लेकिन अगर मैनेजिंग पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो एनी एडल्ट पार्टनर फॉर्म का रिटर्न वेरीफाई कर सकता है। एलएलपी के केसेस में डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। लेकिन अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो एनी पार्टनर रिटर्न वेरीफाई कर सकता है। सर कंपनी अगर लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटेड रिटर्न वेरीफाई करेगा। कंपनी के अगेंस्ट अगर आईबीसी दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल है तो वैसे वाले केसेस में जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंट किया है एजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, वो क्या करेगा? रिटर्न को वेरीफाई करेगा। पॉलिटिकल पार्टी का रिटर्न सीईओ वेरीफाई करेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट के केसेस में, लोकल ऑडिट के केसेस में प्रिंसिपल ऑफिसर वेरीफाई करेगा। बाकी जो भी अदर पर्सन है, जो भी पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई है, वो लोग क्या करेंगे? रिटर्न को वेरीफाई करेंगे। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन यहाँ पे, who is authorized to verify return of income in the following assessee? HF whose karta is absent from India, तो any adult member on behalf of HF, on behalf of karta क्या कर सकता है? रिटर्न वेरीफाई कर सकता है। कंपनी where the company is being wound up, तो लिक्विडेटर जो रहेगा वो लिक्विडेटर रिटर्न वेरीफाई करेगा। लोकल अथॉरिटी के केसेस में प्रिंसिपल ऑफिसर जो है वो रिटर्न वेरीफाई करेगा। इंडिविजुअल हु इज मेंटली हैंडीकैप फॉर अटेंडिंग हिज अफेयर्स, तो एनी कॉम्पिटेंट पर्सन जो है, एनी कॉम्पिटेंट पर्सन वो क्या कर सकता है? उसके बिहाफ पे रिटर्न वेरीफाई कर सकता है।
तो ये थे अपने वेरिफिकेशन वाला रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में, दैट वाज सेक्शन 140 गाइस। नाउ आफ्टर सेक्शन 140 जो ऊपर मैंने सेक्शन स्किप किया था 139 सबसेक्शन 8 दैट इज अपडेटेड रिटर्न। ये नया सेशन आया था फाइनेंस एक्ट 2022 के आसपास आया था। ये अपडेटेड रिटर्न ये क्या बोलता है कि अगर किसी ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया या तो फिर रिटर्न फाइल किया है लेकिन उसमें अगर उसको चेंजेस करने हैं तो वैसे वाले केसेस में वो क्या कर सकता है, अपडेट रिटर्न फाइल कर सकता है। अभी तुम लोग बोलोगे सर अगर रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करेगा, चेंजेस करने रहेंगे तो सेक्शन 139(5) के हिसाब से रिवाइज रिटर्न फाइल करेगा। लेकिन दोनों भी केसेस में याद करो व्हाट वाज द टाइम लिमिट, 31 दिसंबर, मतलब 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। व्हाट इफ अगर वो टाइम लिमिट खत्म हो चुका रहेगा तो, जैसे आज के तारीख में मुझे बोला सर 21-22 प्रीवियस ईयर 21-22 इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 22-23 होगा। असेसमेंट ईयर 2023 में आपने रिटर्न फाइल किया रहेगा, इसका लास्ट डेट बिलेटेड रिटर्न के हिसाब से भी क्या रहेगा, 31 दिसंबर 22 रहेगा। 31 दिसंबर 22 में आपने रिटर्न फाइल किया रहेगा। अभी आप ना सर वो टाइम पे मैंने अगर ये नहीं किया रहेगा तो, ना बिलेटेड रिटर्न फाइल किया ना अपडेट रिटर्न फाइल किया, तो वैसे वाले केसेस में मुझे आज की तारीख दैट इज 12 अगस्त 2024 में मुझे रिटर्न फाइल करना है, तो मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो वैसे वाले केसेस में गवर्नमेंट बोलते हैं आप अगर रिटर्न फाइल किए ही नहीं या तो फिर रिटर्न फाइल किए थे लेकिन उसमें अगर तुम लोगों को कुछ चेंजेस करने हैं तो तुम लोग सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A का रेफरेंस लेके अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। नाउ अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं सर, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इस एग्जांपल में असेसमेंट ईयर खत्म कभी होगा, 31 मार्च 23 को खत्म होगा। यहां से 24 मंथ्स अगर बात करूं तो सर यहां से 24 मंथ्स मतलब मैं बोलूं 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक मैं क्या कर सकता हूं, रिटर्न फाइल कर सकता हूं फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 का। 21-22 का असेसमेंट ईयर होगा 22-23 जो खत्म होगा 31 मार्च 23 को। यहां से 24 मंथ्स अगर बात करूं तो 24-25 मतलब 31 मार्च 25 तक मैं क्या कर सकता हूं, 21-22 का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूं। अभी तुम लोग बोलोगे सर मजा ही आ जाएगा, यहां पे नॉर्मली हम लोग यहां पे क्यों रिटर्न फाइल करेंगे सर, हम लोग तो बेसिकली लेट रिटर्न फाइल करेंगे, मस्त। तो गवर्नमेंट बोलते हैं इतना इजी नहीं है, अपडेटेड रिटर्न जो है ये गवर्नमेंट के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू बना है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। मतलब सर मतलब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर आप रिटर्न में लॉस दिखाना चाहते हो तो गेट लॉस्ट। आप रिटर्न के अंदर लॉस नहीं दिखा सकते, आपको प्रॉफिट ही दिखाना है। मतलब सर अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया था, मेरे को लग रहा था लॉस था, तो लॉस में सब कंप्लीट करते 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 पता चला कि आज तो 12 अगस्त हो गया, रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, चलो अभी मैं लॉस का रिटर्न फाइल कर सकता हूं। तो लॉस का तो वैसे भी बोला था कि लॉस का रिटर्न आपको ऑन और बिफोर डेट फाइल करना था। तो लॉस वाला अगर रिटर्न है तो वैसे वाले केसेस में तुम लोग उसके लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अच्छा सर मैंने पहले रिटर्न फाइल किया था, वहां पे मैंने एक्सपेंसेस क्लेम किए थे, मैंने कुछ एक्सपेंसेस क्लेम करना भूल गया हूं या कुछ चैप्टर 6 से डिडक्शन क्लेम करना भूल गया हूं, तो क्या मैं अभी क्लेम कर सकता हूं सर? आंसर इज नो, बिकॉज आपने अगर एक्सपेंसेस क्लेम किए या चैप्टर 6 से क्लेम किया तो कहना से आपकी इनकम कम हो जाएगी, आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है अगर टैक्स लायबिलिटी कम हो रहा है तो गेट लॉस्ट। अगेन अपडेटेड रिटर्न के थ्रू यू कैन इंक्रीज योर टैक्स लायबिलिटी बट यू कैन नॉट डिक्रीज योर टैक्स लायबिलिटी। मतलब सर मैं अगर एडिशनल इनकम दिखाना चाहता हूं मैं दिखा सकता हूं, गवर्नमेंट बोलता है यस मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर तुम लोग टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज करना चाहते हो तो गेट लॉस्ट। आप कोई भी टैक्स लायबिलिटी क्या नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट, अगर किसी के अगेंस्ट सर्च हुई है या सर्वे हुआ है बिजनेस के अंदर, सर्च मतलब रेडगिरी है, तो ना सर सर्च हुआ है या तो फिर आपके अगेंस्ट सर्वे कंडक्ट हुआ है, कैजुअल सर्वे, तो अपना सर्च ऐसे ही किसी के प्रीमाइसेस में नहीं होती, प्रॉपर इनके पास वैलिड वारंट होता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी, आपने कुछ इनकम हाइड की है तभी जाके ये लोग सर्च कर रहे हैं। अभी वो सर्च में ऑब्वियसली पेनल्टी और वो सब भी चार्ज किया जाएगा। अभी तुम लोग डर रहे हो कि सर्च के टाइम पे मैं पकड़ा गया, चलो बीच में मैं रिटर्न फाइल करके बचना चाहता हूं, तो वैसे नहीं चलेगा। सर्च अगर हुआ है तो वैसे वाले केसेस में आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सेम वे सर ऑलरेडी मैंने 21-22 का एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुका था, उसमें मिस्टेक हुआ है, मुझे उसको फर्दर अपडेट करना है, तो मतलब नहीं चलेगा। एक ही बार तुम लोग क्या कर सकते हो, उस साल के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये तुम लोग का रिवाइज रिटर्न नहीं है कि रिवाइज को फर्दर रिवाइज करते रहो एन नंबर ऑफ टाइम। एक ही बार तुम लोग क्या कर सकते हो, उस साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ऑलरेडी वो अगर फाइल हो चुका है सेम फाइनेंशियल ईयर का, तुम लोग उसको फर्दर अपडेट नहीं कर सकता। ये तो अपना पॉइंट नंबर 4 गाइस। फिर अगर ऑफिसर ने
आपका उस साल का मैटर ओपन किया असेसमेंट के लिए या रीअसेसमेंट के लिए ओपन किया और वो पेंडिंग है, आपके साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रहा है, वो पेंडिंग है, या तो फिर ऑलरेडी उसने ऑर्डर पास कर दिया है। तो मैं पहले ही बोला था, ऑफिसर ने एक बार अगर ऑर्डर पास कर दिया उसके बाद में तुम लोग क्या नहीं कर सकते, अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। या तो फिर ऑफिसर का मैटर ओपन किया है और वो पेंडिंग है। अभी देखो पेंडिंग है मतलब ऑफकोर्स आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी। ऑफिसर ने बोला रहेगा देख ये सब तेरी इनकम मुझे पता चल गई है, अभी मैं तेरी बैंड बचाऊंगा, अभी मैं तेरे पास से इंटरेस्ट पेनल्टी सब चार्ज करूंगा। अभी तुम लोग डर रहे हो और बीच में तुम लोग अपडेट रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो नहीं चलेगा। मतलब ऑफिसर ने ऑर्डर इधर पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है तो भी तुम लोग क्या नहीं कर सकते, अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मतलब अगर आप समझ पा रहे हो तो गवर्नमेंट क्या बोल रहे, सामने से सरेंडर करो, जितना सामने से सरेंडर करोगे तो अपडेट रिटर्न फाइल करने देंगे। ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिला, असेसमेंट चालू हो गया, उसके बाद में तुम लोग अपडेट रिटर्न फाइल करना चाहते हो, नहीं चलेगा। या तो फिर असेसिंग ऑफिसर के पास आपके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन है कि आपने ब्लैक मनी एक्ट के अंदर कुछ कांड किया था, या तो फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कुछ कांड किया था, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट के अंदर कुछ कांड किया था और वो इंफॉर्मेशन आपके साथ कम्युनिकेट किया है। अभी कम्युनिकेट करने के बाद आप बीच में ही बचना चाहते हो तो भी नहीं चलेगा। मतलब अज्यूम करो आपने अपने जो भी घर पे काम करने वाला आते हैं मेड, उसके नाम पे प्रॉपर्टी परचेस करके रखा है, या आपने फॉरेन में स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा है, वहां से अगर उनको इंफॉर्मेशन कुछ मिला, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट भी किया, अभी तुम लोग डर रहे हो यार इसको पता चल गया, अभी ये सब पेनल्टी चार्ज करेगा, बीच में मैं अपडेट रिटर्न फाइल करके वो सब इनकम डिस्क्लोज करना चाहता हूं, नहीं चलेगा। अगर ऑफिसर ये सब इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन आपके साथ कम्युनिकेट किया है तो वैसे वाले केसेस में आप क्या नहीं कर सकते, अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला, कौन से सिनेरियो में अपडेट रिटर्न फाइल नहीं होगा? अगर आप लॉस दिखाना चाहते हो या तो फिर आप टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज करना चाहते हो, ऑलरेडी उस प्रीवियस ईयर का अपडेट रिटर्न फाइल हो चुका है, आपके अगेंस्ट सर्च या सर्वे कंडक्ट हो रहा है उस रेलेवेंट ईयर का, या तो फिर असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट चल रहा है या ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है, या असेसिंग ऑफिसर के पास आपके अगेंस्ट बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट या तो फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन है, आपको कम्युनिकेट भी किया है, इन सब केसेस में आप बीच में बच के क्या नहीं कर सकते, अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नाउ सर अपडेट रिटर्न फाइल करना है तो मेरी इनकम बढ़ सकती है, आंसर इज यस। लेकिन इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टैक्स भी तो बढ़ेगा, तो टैक्स तो पे करना ही है, लेकिन जो भी आप एडिशनल टैक्स पे कर रहे हो ना, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, 25% या 50% और एक एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सर नहीं समझा, अज्यूम करो 21-22 में आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया था, अज्यूम करो 12 लाख रुपीस का, यहां पे 12 अगस्त को तुम लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो 21-22 का, अपडेटेड रिटर्न के अंदर आप एडिशनल इनकम डिस्क्लोज करना चाहते हो। उस एडिशनल इनकम के ऊपर पहले तो तुम लोग क्या करोगे, टैक्स निकालोगे। अज्यूम करो उसके ऊपर टैक्स आ रहा है सर 2,40,000, जो एडिशनल इनकम डिस्क्लोज की उसके ऊपर टैक्स कितना रुपीस आ रहा है, 2,40,000। इतना डिले हुआ तो उसके ऊपर ऑफकोर्स आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अज्यूम करो 30,000 रुपीस का इंटरेस्ट भी आ रहा है, 2,40,000 प्लस 30 मतलब 2,70,000 कहने से आपका टैक्स प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है। पेनल्टी तो ऑब्वियसली वो ऑफिसर डिसाइड करेगा बाद में, लेकिन अभी तक तो तुम लोग को पता चल रहा है कि टैक्स और इंटरेस्ट 2,70,000 एडिशनल तुम लोग को पे करना है। गवर्नमेंट बोलता है ये तो पे करना ही है, ये पे करो तो मेहरबानी थोड़ी ना कर रहे हो, ये तो पे करना ही है। लेकिन अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो इसके साथ एडिशनली तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, आइदर 25% या 50% एडिशनली पे करना पड़ेगा। सर कभी 25% कभी 50%, अगर जितना जल्दी सरेंडर करोगे उतना कम टैक्स रहेगा। मतलब फर्स्ट 12 मंथ्स में अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो फर्स्ट 12 मंथ्स में, तो आपको सिर्फ एडिशनल टैक्स का 25% एडिशनल पे करना है। और अगर आप नेक्स्ट 12 मंथ्स में सरेंडर कर रहे हो, क्योंकि 24 मंथ्स में फर्स्ट 12 और नेक्स्ट 12 वैसे बाइफर्केशन कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट 12 मंथ्स में सरेंडर किए तो 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप नेक्स्ट 12 मंथ्स में सरेंडर कर रहे हो तो जितना लेट जाओगे उतना एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 25% की जगह पे सीधा डबल 50% देना पड़ेगा। तो मेरे एग्जांपल में 12 अगस्त 24 मतलब 24-25 में जा रहा हूं, कहने से नेक्स्ट 12 मंथ्स में जा रहा हूं, तो ये टैक्स के साथ साथ इसका 50% मुझे एडिशनल पे करना पड़ेगा। सो 2,70,000 का 50% 1,35,000, ये 1,35,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। सो 270 प्लस 135 ऐसे मिलके टोटल 4,05,000 रुपीज मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ना ये सेक्शन जो है वो पूरा नॉर्मली अपने बेनिफिट में नहीं है, एसएससी के बेनिफिट में है ही नहीं, ये गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए सेक्शन निकाला हुआ है। तो जो लोग भी अगर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए
वो लोग नॉर्मली इस सेक्शन के जो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी कोई लोग बोलेंगे सर कोई इतना सब है तो कोई जाएगा ही क्यों, खुद सामने से सरेंडर करने क्यों जाएगा। अरे मुझे मन अगर नहीं गया, पकड़े गए, तो वैसे वाले केसेस में आपके ऊपर हैवी अमाउंट का पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस, इंप्रिजमेंट प्रोविजंस, वो सब भी तो एप्लीकेबल होगा। तो उससे अगर बचना है तो वैसे वाले केसेस में, चैन की नींद सोना चाहते हो तो वैसे वाले केसेस में नॉर्मली तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने रिटर्न फाइल करके बच सकते हो। बाद में अगर ऑफिसर ने पकड़ा तो वो टाइम पे आपको नहीं पता ना वो पेनल्टी क्या क्या नॉर्मली लेवल पे जा सकता है। इस रीजन के से बेटर अगर आपके पास ऐसे एडिशनल इनकम है तो आप डिस्क्लोज करके बोलते ना सुकून की नींद सो सकते हो। वैसे दैट वाज योर सेक्शन 139 सबसेक्शन 80 गाइस। वन लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज अबाउट टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। जैसे आपने जीएसटी पढ़ा रहेगा तो जीएसटी के अंदर एक कंसेप्ट दैट इज अबाउट जीएसटीपी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। वैसे सेम वे इनकम टैक्स में रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज टीआरपी। मतलब यहाँ पे क्या सेमी क्वालिफाइड पर्सन जो है उनको नॉर्मली गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है। जैसे जो सेमी क्वालिफाइड पर्सन है, जैसे जिसका सीए इंटर पास हुआ है, सीए में इंटर पास हुआ है, या सीएस एग्जीक्यूटिव पास हुआ है, या ग्रेजुएशन हुआ है, जिनको अच्छा खासा टैक्स के अंदर नॉलेज है, तो वैसे वाले लोग क्या कर सकते हैं, एसएससी का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मतलब जो छोटे क्लाइंट्स है, अगर वो सीए का फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे वाले केसेस में वो लोग किसका हेल्प ले सकते हैं, टीआरपी का हेल्प ले सकते हैं। तो हु कैन बिकम टीआरपी सर? एनी पर्सन कैन बिकम टीआरपी, ऑफ कोर्स अदर देन दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर्स, लॉयर, शेड्यूल बैंक ऑफ एसएससी जहां पे आपका अकाउंट है उधर के ऑफिसर्स टीआरपी नहीं बन सकते, या तो फिर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्संस के एम्प्लॉय भी टीआरपी नहीं बन सकते। सर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन मतलब कौन? तो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन मतलब जैसे एग्जांपल कंपनी हो गया, या जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, उनके एम्प्लॉय टीआरपी नहीं बन सकते। सी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने बोला ना, टीआरपी एक सेमी क्वालिफाइड पर्सन है तो उसको बेसिक रिटर्न्स हैंडओवर किए जाएंगे। जैसे कि कोई इंडिविजुअल का रिटर्न हो गया, एचएफ का रिटर्न हो गया, जो कॉम्प्लेक्स रिटर्न्स नहीं है, बेसिक रिटर्न्स है, सैलरी वाले, हाउस प्रॉपर्टी वाले, तो वैसे वाले रिटर्न क्या कर सकता है, टीआरपी फाइल कर सकता है। कंपनी के केसेस में प्रैक्टिकल लाइफ में आईटीआर 6 फाइल करना पड़ता है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स रिटर्न। और बाकी वाले एसएससी जिसका टैक्स ऑडिट हो रहा है, मतलब टैक्स ऑडिट हो रहा है मतलब वहां पे सीए का सर्टिफिकेशन लेगा, तो सीए का सर्टिफिकेशन ये लोग कर ही नहीं सकते ना। तो ऐसे वाले स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्संस के रिटर्न टीआरपी फाइल नहीं कर सकता। जो बेसिक रिटर्न्स है इंडिविजुअल, एचएफ के, उनके रिटर्न नॉर्मली क्या कर सकता है, बेसिकली टीआरपी फाइल कर सकता है। लेकिन सर कल उठ के अगर कुछ कांड हुआ तो, मतलब रिटर्न फाइलिंग करते वक्त अगर कुछ मिस्टेक किया टीआरपी में, तो इन दैट केसेस ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा सर? टीआरपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा या क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं ऑफकोर्स वो क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मतलब कल उठ के अगर टीआरपी ने, सेमी क्वालिफाइड पर्सन ने गलत आपका टैक्स कंप्यूट किया, या तो फिर गलत इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगा दिया आपके रिटर्न फाइलिंग करते वक्त, तो इट इज अ लायबिलिटी ऑफ क्लाइंट, नॉट टीआरपी। टीआरपी तो बोल के निकल जाएगा रीजनेबल एश्योरेंस करके, लेकिन ये फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो किसकी रहेगी, तुम्हारा क्लाइंट की रहेगी। तो दैट वाज कंसेप्ट ऑफ टीआरपी गाइस। तो दिस इज अ शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक, इनकम टैक्स रिटर्न्स वाला एंड पैन नंबर वाला है। जरा भी आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना है, बिकॉज जनरली इस टॉपिक में से आइदर तुम लोग को एमसीक्यू टारगेट किए जाएंगे, या तो फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो जनरली इसी टॉपिक में से कवर किया जाता है। तो छोटा ही टॉपिक है, इसको स्किप करने की कोशिश भी मत करना, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है गाइस। सो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस टॉपिक। किसी और लेक्चर में किसी और रिवीजन वीडियो के साथ मिलते गाइस। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।